जय हिंद मित्रों, दिस इज आयुष श्रीवास्तव। आप हैं उसका टिक के साथ। तो चलिए, जो आज बात होगी वो होगी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छी स्थिति में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कैसे ज्ञात करते हैं। निरक्षीय स्थिति मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। ये सेम पिछले वीडियो की तरह है, जैसे अच्छी स्थिति में ज्ञात करते हैं हम लोग, तो वैसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है द्विध्रुव। उसके बाद बीच की दूरी जो है वो है 2l। इनके मध्य बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखा से, इनके देखिए आपकी एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये देखिए फिगर में, और मध्य बिंदु क्या है, O है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। और O से लंबवत, उसमें क्या था, उसमें इस तरफ क्षैतिज था, इसमें है लंबवत। r दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक, ये बिंदु P है मान लीजिए, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि AP = BP। तो P = BP कैसे हुआ, क्योंकि A यहाँ है और P यहाँ है, ठीक। सेम इसी प्रकार से B यहाँ है और P यहाँ है, क्योंकि ये मध्य से रेखा जा रही है, ऊर्ध्वाधर समकोण पर है, और ये दूरी जो है दोनों तरफ बराबर है, l। तो ये जो AP होगा वो BP के बराबर होगा, ठीक। और ये हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर होता, लेकिन उस कर्ण का स्क्वायर जो है वहाँ इस पार आ गया है, पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया है, √ हो गया है। तो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करते हैं। जैसे उसमें किए थे, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर ज्ञात किए थे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण P पर ज्ञात किए थे, दिशा के अनुसार उसे जोड़ दिए थे। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पहले ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि E1 = 1/4πε0 Q/r² हमने देखा था, जो बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे तब। तो उसी नियम का यहाँ पर उपयोग करते हुए E1 = 1/4πε0 Q/BP², क्योंकि ये जो दूरी है इसी दूरी के अनुसार हम लेंगे, ठीक। तो ये दूरी लेंगे, ये जो Q से P तक की दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/BP²। BP के स्थान पर हम जानते हैं √r² + l² है, तो इसे रख देंगे। उसके बाद इसे जो है BP की दिशा के किस तरफ है, B से P की तरफ, ये ज्ञात कर लेते हैं। और क्योंकि ये √ में है और ऊपर से स्क्वायर हो गया है, तो ये √ हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² + l²। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे हम अच्छी स्थिति में किए थे, तो E1 और E2 का मान बराबर आया था, बस अंतर इतना था कि वो जो चिन्ह था वो ऋणात्मक हो गया था इसमें। तो इसी प्रकार से जब इसे करेंगे तो 1/4πε0 Q/r² के अनुसार ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन इसकी दिशा जो होगी वो P से A की तरफ होगी, ना कि जैसे हम लोग किए थे तो आया था B से P की तरफ, और ये क्या होगा, P से A की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये जो है इसकी जो ऋण का चिन्ह है वो भी हट जाएगा। तो 1/4πε0 Q/r² + l² √ में, और उसका स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 Q/r² + l²। उसके बाद E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में विभाजित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु P है, ठीक, ऊपर का हम क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये बिंदु P है। तो दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin θ, और इधर क्या हो जाएगा, cos θ।
तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ये उसका हम एक छोटा सा रूप फिगर का यहाँ भी बना दे रहे हैं। तो जैसे ये है, ठीक, तो इसमें था ए इधर था, बी इधर था। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो बी है और ये पी है, तो इसे जब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में विभाजित करेंगे तो ये दिशा इसकी इस तरफ है, ठीक, और इसकी दिशा इस तरफ है। तो इसे जब वियोजित करेंगे दो घटकों में, तो क्योंकि ये तिरछा जा रहा था तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो ये होगा और क्षैतिज घटक जो होगा वो ये होगा। तो इसलिए इसे कहेंगे E1 साइन थीटा और इसे क्या कहेंगे, E1 कॉस थीटा। और जब इसे वियोजित करेंगे, क्योंकि इसकी दिशा इधर है इसलिए ऊर्ध्वाधर इधर होगा और क्षैतिज इधर होगा, इसलिए ये E2 कॉस थीटा होगा और ये E2 साइन थीटा होगा, ठीक। तो आइए अब देखते हैं E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर। अब ऊर्ध्वाधर घटक आपस में जो है वो, तो ऊर्ध्वाधर घटक जब आपस में E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे क्योंकि इनके मान भी समान हैं और इनकी जो है दिशा भी विपरीत है, इसलिए ये कट जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक हैं उनकी दिशा समान है, ठीक, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये परस्पर आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r² प्लस CL², ये हो गया E1 का मान और कॉस थीटा यहाँ पर है, इसे रख देते हैं। E2 का मान भी सेम है, उसके बाद कॉस थीटा है तो उसे भी रख देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए E बराबर ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि ये दो घटकों में वियोजित हैं, तो E इक्वल टू ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें 1/4πε0 Q/r² प्लस L², अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाता अंदर 2 cos थीटा, या पूरा भी जोड़ेंगे तो भी 2Q/r² प्लस L² cos थीटा ये हो जाएगा। सॉरी, अपान में नहीं है, cos थीटा इनटू में है। तो ये समीकरण नंबर 1, ध्यान दीजिए इसे। E इक्वल टू हम ज्ञात कर चुके हैं। अब त्रिभुज AOP में यहाँ पर P था, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था और यहाँ पर O था। तो AOP मतलब इस त्रिभुज में हमें देखना है, ठीक। तो इसमें देखना है cos थीटा इक्वल टू AO/AP। A यहाँ है, P यहाँ है, O यहाँ है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार है AO और कर्ण क्या है, AP, ठीक। तो AO बराबर बटे AP हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू L/√r² प्लस L²। ये कैसे, ये L ये इसका मान है और √r² प्लस L² इसका मान है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू हम रख सकते हैं AO और AP का मान। अब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर है, इसे घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा बचा है, देखते हैं। तो हमने जो ज्ञात किया था E का मान 1/4πε0 2Q/r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान हमने निकाला L/r² प्लस L² अंडर रूट में था, इसे पावर 1/2 के रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए इसे जब रखेंगे हम तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/4πε0 होगा, ये 2QL हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, ये r² प्लस L² है, ये भी r² प्लस L² है, लेकिन इसमें पावर 1/2 है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये जब जुड़ेंगे तो एक इसकी पावर है और 1/2 इसकी, तो जुड़ कर क्या हो जाएंगे 1 + 1/2, ठीक। तो ये हो जाएंगे। तो इनका जब हम करेंगे कह सकते हैं जोड़ भिन्न, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और 2QL को हम लिख सकते हैं P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL हम जानते हैं, ठीक। तो P रख सकते हैं और r² प्लस L² पावर ये 3/2 हो जाएगा, ठीक। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, जैसे उस क्षैतिज अवयव में हमने माना था कि L का मान जो है बहुत कम है R की अपेक्षा, तो L = क्या मान सकते हैं हम, 0 मान सकते हैं।
तो यल स्क्वायर जब करेंगे तो और कम आएगा, ठीक, तो 0 ही रहेगा वो। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.45 पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3/2। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.45 पी अपान आर कॉस 6/2 हो जाएगा। और 6/2 का अर्थ है कि ये 2 से 6 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 3, तो होगा 1.45 पी अपान आर क्यूब। तो ये फार्मूला भी आप जो है याद रखिए। उसके बाद आपको हम अगले चैप्टर में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग या वैद्युत विद्युत के बाह्य कह सकते हैं क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ता है उस पर वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद।